हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि। आई एम निवेदिता राजे। जो बच्चे स्कूल में रह के कंपटीशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें मैं किसी वॉरियर से कम नहीं मानती। सोचने वाली बात है। दिन में स्कूल है, शाम की तरफ कोचिंग है, रात में आपकी क्लैट की प्रिपरेशन है, बीच में बहुत सारा एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है। राइट, तो इसके बीच में और इसी के दौरान क्लैट को बोर्ड्स के साथ या स्कूल के साथ बैलेंस करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। बच्चे समझ नहीं पाते। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन कि कैसे बैलेंस करें। तो बिफोर आई टीच यू, देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू गेट स्ट्रेट। इसके अराउंड ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। वन ऑफ देम इज balancing is dividing hours equally. That's not what balance is, and you need to understand this. बैलेंस का मतलब ये नहीं कि तुमने दोनों ही एग्जाम को बराबर बराबर घंटे दे दिए अपने दिन के। 2 घंटा ये कर लिया, 2 घंटा वो कर लिया, ऐसे नहीं चलता। बैलेंसिंग इज नोइंग व्हेन टू स्विच फोकस एंड हाउ टू मेक वन सपोर्ट द अदर। क्यों? क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स अलग अलग एजेंडा के साथ क्रिएट किए गए हैं। बोर्ड्स का एजेंडा है आपकी डेप्थ को टेस्ट करना, क्लैट का एजेंडा है आपकी इंस्टिंक्ट को टेस्ट करना। और दोनों ही एग्जाम्स आपसे कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इस चीज को समझ लें कि कब क्या कितना पढ़ना है, आप अपने आप बैलेंस अटेन कर लेंगे। और आपको ये परेशानी कभी नहीं आएगी कि मैम बोर्ड्स के साथ कैसे करूं प्रिपेयर, स्कूल का भी करना है, थक जाता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम वुड नॉट अकर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कब कितना क्या पढ़ूं। तो फेज 1 जो है वो एक्चुअली जून से शुरू होगा। शुरुआत के 2 महीने फाउंडेशन बिल्डिंग में जाते हैं। जून से आपको अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने जनवरी से प्रिपरेशन की थी तो जनवरी फरवरी मार्च फाउंडेशन बिल्डिंग में गया। अगर आपने फरवरी से प्रिपरेशन शुरू करी तो फरवरी मार्च अप्रैल फाउंडेशन बिल्डिंग में चला गया। ठीक, अगर आपने मार्च से शुरुआत की है तो मार्च और अप्रैल फाउंडेशन बिल्डिंग में, मई से आप अपनी टेस्टिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है अप्रैल में ही, तो फिर आपके पास अप्रैल है और आपके पास मई है। अप्रैल और मई आप पूरा फाउंडेशन बिल्ड करिए, अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ लीजिए, स्पेशली दैट ऑफ लीगल, क्योंकि वो बहुत काम आते हैं। जो आपको बताया गया है बेयर मिनिमम लीगल में इतना तो करना ही है, उतना करिए। लॉजिकल की क्या कंसेप्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चंस किस सिनेरियो पे बेस्ड होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फेरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग किस तरह से क्या होता है, समझना जरूरी है। इंग्लिश में क्या होता है। फाउंडेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या क्या सिलेबस है। फाउंडेशन का मतलब पैटर्न को समझना भी है। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम है। जैसे लीगल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है वो स्कूल की इंग्लिश से किस तरह से अलग होती है, डीआई में क्वांट्स में क्या आता है ना, जीके में किस तरह से क्या पढ़ना है। तो फाउंडेशन इज फिगरिंग आउट एवरीथिंग रिलेटेड टू द एग्जाम एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। आप अंधेरे में निशाना नहीं साध सकते। ठीक, तो ये आपको समझने में कुछ टाइम लग जाता है। खैर चलिए, आप मैं मान के चल रही हूँ कि यू already understood everything. Now you build the foundation, and from June, since we are already in April, आपको अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर देना है। यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली नॉट विगरसली। और इस समय जो आपका परसेंटेज है वो क्लैट को 70% देगा और 30% बोर्ड्स को देगा। मतलब इस समय आपका फोकस 70% क्लैट पे होना चाहिए, 30% बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि क्लैट दिसंबर में होगा और बोर्ड्स मार्च में या अप्रैल में। ठीक है, तो आप डेली रूटीन में स्विच कर लीजिए, एक आरसी पैसेज एक लीगल पैसेज, और उसको ऑल्टरनेट करते रहिए। आज मैं आरसी करूंगा, कल मैं लीगल करूंगा, फिर मैं आरसी करूंगा, फिर मैं लीगल करूंगा। ठीक है, इससे आपका आरसी आरसी लगभग हर ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और दे सकते हैं तो फिर आप 2 कर दीजिए, 2 आरसी के पैसेज आज करूंगा और कल 2 लीगल के पैसेज करूंगा, एंड सो ऑन। ठीक है, 30 मिनट्स आपको अपनी रीडिंग स्किल को देने ही देने हैं। आप उससे यू कैन नॉट डू विदाउट इट। सो यू नीड टू टेक अ न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड एन एडिटोरियल, एनी एडिटोरियल ऑफ योर चॉइस, कोई भी हो, कैसा भी, किसी भी टॉपिक का। उसे पढ़ें, उसे अच्छे से समझें क्या कह रहा है ऑथर, और फिर उसे अपनी ही भाषा में समराइज कर देना है। ठीक है, अब कोशिश करनी है कि आपकी समरी की लेंथ जो है वो एडिटोरियल से छोटी हो। इंटरप्रेट नहीं करना होता। एडिटोरियल का मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं है। यू आर नॉट टू इंटरप्रेट द इंटायर एडिटोरियल इन योर ओन वर्ड्स, दैट वुड मेक इट मोर
देन व्हाट द एडिटोरियल हैड, ठीक है, लेंदी बना देगा वो उसको और लेंदियर बना देगा उसे। पता चला एडिटोरियल 10 लाइंस का है और आपने उसको अपनी भाषा में समराइज क्या क्या इंटरप्रेट कर दिया, 50 लाइंस में लिख दिया। ये नहीं करना। इफ द एडिटोरियल इज ऑफ 10 लाइंस यू नीड टू मेक इट शॉर्ट, यू नीड टू शॉर्टन इट टू मे बी 4 और 5। दैट्स द आइडिया, ठीक है, जरूरी नहीं 8 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। द आइडिया इज टू समराइज द इंटायर पीस इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। इससे आपका ब्रेन जो है वो फोकस और कॉम्प्रहेंशन की एबिलिटीज को एक्वायर करने लगेगा, आप उसे ट्रेन करने लगेंगे, ठीक है। और इसी बीच में अब आप बोर्ड्स का क्या करेंगे, बोर्ड्स का आप कोई एक सब्जेक्ट या चैप्टर या जो स्कूल में पढ़ाया है कोई सा एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसका एक चैप्टर कर लीजिए, जस्ट 1, इससे ज्यादा नहीं। देखो ऐसा है, स्कूल में सिलेबस होता है लेकिन स्कूल का सिलेबस मैनेजेबल होता है और स्कूल के सिलेबस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उससे ऊपर नहीं आता कुछ। क्लैट प्रॉब्लमैटिक और डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसमें क्या आ जाए ये नहीं पता। बोर्ड्स का आपको अंदाजा है, इनफैक्ट बोर्ड्स की सबसे अच्छी ट्रिक होती है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर आइए, आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर ले आइए, 20, 25, 30 ईयर जितने मिलते हैं उन्हीं को करते रहिए आप, उन्हीं में से कोई पेपर फंस जाएगा। 30 साल से सिलेबस नहीं बदला है, समझे आप मेरी बात? शायद थोड़ा कम हो गया हो, बड़ा तो बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो गए हैं लेकिन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। भाई जो जिस तरह से जो करना था वो अभी भी वही है, हिस्ट्री वही है, ज्योग्राफी वही है, नथिंग, देयर हैज बीन नो मेजर शिफ्ट इन द एकेडमिक ईयर फॉर द लास्ट 30-35 ईयर्स। सो जितने भी आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें उठा लीजिए, क्वेश्चन कर डालिए, नहीं तो एक आध चैप्टर अपने सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, जस्ट डू 1 चैप्टर, right? It can be English, it can be Hindi, or any particular subject of your choice. Just do that. And you're not supposed to give more than an hour. Maximum 90 minutes. बस इतना, ठीक है। और इसके साथ एक चीज मैं आपको सजेस्ट करती ही हूँ कि उसे आपको नहीं छोड़ना। जैसे आप आरसी और लीगल का ऑल्टरनेट करते हैं, वैसे कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि और भी सब्जेक्ट हैं। इस ऑल्टरनेटिव में आप एक लॉजिक और क्वांट का भी ऑल्टरनेट बनाएंगे। जैसे आज आरसी किया, कल लीगल किया, ठीक है, तो आज लॉजिक करना है, कल क्वांट करना है, एंड सो ऑन। फिर परसों लॉजिक, उसके बाद क्वांट, फिर लॉजिक, फिर क्वांट, ऐसे इसका भी एक पैटर्न बनाइए। तो ऑल्टरनेटिवली बांट दीजिए, है ना, मंडे ट्यूसडे आरसी और लॉजिक करूंगा, कल लीगल और क्वांट करूंगा। जी के आप महीने में एक बार करते हैं, कैसे? शुरुआत ऐसे होती है कि भाई आपने एक पूरा मंथली कंपेंडियम उठा लिया, ठीक है, रोज नहीं होती जी के, दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। यू डोंट रीड न्यूज़पेपर टू कलेक्ट फैक्ट्स, फिर आप नहीं अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आप जीके की मंथली कंपेंडियम को उठाएंगे और आप उस मंथली कंपेंडियम के नोट्स बनाएंगे अच्छे से पढ़ के, ठीक है। मेक श्योर दैट यू पिक अप अ कंपेंडियम विच डजंट just states facts but also tells you कि क्यों हुआ सब कुछ, has some theory to support। तो मतलब हर फैक्ट का एक बैकग्राउंड होना जरूरी है, वरना जी की याद नहीं रहती, ओके। तो आप मैगजीन को कंपाइल कर लीजिए, किसी भी मैगजीन, एनी मैगजीन ऑफ योर चॉइस दैट यू आर कंफर्टेबल विद। उसका बैकग्राउंड अगर मैगजीन में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए उसको, नोट्स बना लीजिए उसके, उसी मैगजीन के। अब उस एक महीने की मैगजीन के जो आपने नोट्स बनाए होंगे वो मैगजीन से तो कम ही होंगे ऑब्वियसली, वो पूरा महीना आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहिए जब तक कि दूसरे महीने की मैगजीन नहीं आती। मैगजीन जनरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आती है, जैसे अप्रैल की मैगजीन जो है वो अप्रैल के आखिर में आएगी, मई के बीच में कहीं आएगी, मेरी बात समझ आई? तो आपके पास अप्रैल से लेकर मई के बीच तक मार्च का पूरा सब कुछ रिवाइज करने का टाइम है। तो रोज थोड़ा जो आपने नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करते रहिए जब तक कि आप दूसरी मैगजीन को नहीं प्रिपेयर करते। 1 महीना 1.5 महीना उसी टोसी जीके को पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, वो दिमाग में बैठ जाएगी, फिर दूसरे महीने की पढ़ लीजिए। अब आपके पास नोट्स हो जाएंगे टुवर्ड्स द एंड, उन सबको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा इकट्ठा हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपके पास अप्रैल के भी करंट अफेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मार्च के तो थे ही, अप्रैल और मार्च दोनों के रिवाइज करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं करंट अफेयर्स, आपको लग रहा होगा अरे मैम ये तो कितना बर्डन सम है, नहीं होता, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जीके इतना ज्यादा नहीं होता जितना बच्चा समझ लेता है ना। आप
महीने मतलब मैगजीन को भी अगर कंपाइल करने बैठेंगे तो उसमें सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको एक कॉमन सेंस से समझ आ जाता है। देर आर सम थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बट देर आर सम थिंग्स विच आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। वो चीजें जो कहीं ना कहीं देश पर सीधा प्रभाव डाल सकती हैं, जो एक वकालत कर रहा है बच्चे को पता होना चाहिए। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच वुड जनरली मेक यू अवेयर, which should generally make you an aware citizen, is something which holds importance. Other things which are not as important are not important anyway. तो मैगजीन जनरली उन्हीं इवेंट्स का कंपाइलेशन होता है जो उस महीने में हुए होते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह के जो इवेंट्स हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं, राइट। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर वो आएगा तो इंग्लिश लॉजिकल में आएगा, रीजनिंग के फॉर्म में, बाकी तो नहीं आएगा। ठीक है, वो जीके में तो बहुत ही मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। Okay, economics ko bhi you can quit if there is a passage at all, there might be in logical or reasoning, logical or sorry English, not in any other context. Some things which have a more important context, जिसका context important था, geopolitical था, constitutional था, environmental था, राइट, इंटरनेशनल था, मतलब इंटरनेशनली नेशनली के इम्पोर्टेंट है, सब उस पर बात करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब ये खुद फिगर आउट करने में कुछ समय लगता है बच्चे को, बट जैसे जैसे यू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फिगर आउट। इफ यू वांट टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट टू हेल्प यू विद दैट, वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ओके, वही फिक्स सिनेरियोज हैं, उन्हीं को आप नोट्स बना लीजिए। मैक्सिमम 25 to 30 निकलेंगे जो टोटल इंस्टेंसेस हैं, बस आप उन्हीं को बार बार फिरते रहिए, रिवाइज करते रहिए। साल के एंड में ज्यादा से ज्यादा 150-200 इवेंट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 150-200 इवेंट्स को अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं तो रिवाइज करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। बैकलॉग भी नहीं होगा, टुवर्ड्स द एंड पैनिक भी नहीं आएगा कि अरे कैसे करें क्या करें। तो ये आप कंटिन्यू रखेंगे जून से लेकर अगस्त तक। अब इसमें आपको मॉक कब देना है, मॉक मैं आपको बताती हूँ। मॉक और सेक्शनल टेस्ट डिवाइड कर लीजिए। सैटरडे आप किसी भी सब्जेक्ट का सेक्शनल देंगे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए सेक्शनल। अगर आप छोटा सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे क्वांट्स आपने उठाया, तो क्वांट्स के साथ एक सब्जेक्ट को आप क्लब कर लीजिए। जीके का सेक्शनल टेस्ट आपको नहीं देना, क्योंकि जीके का सेक्शनल टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब आप दे सकते हैं चाहे तो, अब तो दे ही दे, जीके का सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। और अगर वो बहुत मतलब इफ इट हैज exhaust if you are exhausted just by that, well then don't need to take another, but I would suggest that make at least 2। ठीक है, 2 तो कम से कम रखो ही। तो हर सैटरडे कम से कम 2 सेक्शनल टेस्ट मेरे हिसाब से होने चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे एक भी कर सकते हैं। और संडे को मॉक, मतलब जून में आपको कम से कम 4 मॉक देने हैं, ठीक है, और 8 सेक्शनल टेस्ट देने। That is what your idea should be, and this needs to continue। आप जुलाई में भी इसी को कंटिन्यू रखेंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 मॉक। अगस्त से आप इसे बढ़ा देंगे। अगस्त में ये सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट 12 होने चाहिए और मॉक कम से कम 8 होने चाहिए। मेरी बात समझ आई? अब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये 80 हो जाएगा। फेज 2, फेज 2 शुरू होता है अगस्त से, और ये चलता है अक्टूबर तक। यहाँ पे क्लैट 80% होगा और बोर्ड्स 20% होगा। करना अभी भी आपको वही है, ठीक है, करना अभी भी आपको वही है। अब जैसे मैं आपको ऑल्टरनेट करने को कह रही थी, अब आप ऑल्टरनेट नहीं करेंगे, अब आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करेंगे। जैसे एक दिन आप, वह पहले भी एक दिन में 2 ही कर रहे थे, एक दिन में सॉरी आई एम सो सॉरी, एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट कर देंगे। अगर 3 नहीं कर सकते तो 2 रखिए, लेकिन नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ा दीजिए। इफ यू कैन नॉट मेक इट 3, जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ पैसेज। जैसे मैंने कहा था कि भाई एक आरसी का पैसेज, एक लॉजिकल का पैसेज, राइट, तो मेक इट 2, 2 आरसी के पैसेज, 2 लॉजिकल के पैसेज, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 2 आरसी के पैसेज, 2 लीगल के पैसेज, दूसरे दिन 2 क्वांट्स के पैसेज, 2 लॉजिकल के पैसेज। ओके, और एडिटोरियल तो बंद ही नहीं करना। साथ में हो गया एडिटोरियल, और जीके को रिवाइज करना है। जीके क्योंकि इकट्ठी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो आपको वो
ज़्यादा समय उसको देना पड़ेगा, इसलिए ये परसेंटेज बढ़ जाता है, फ्लैट का टाइम बढ़ जाता है। बोर्ड्स में क्या करना है, आपको पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं, कोई भी सब्जेक्ट का एक लॉन्ग आंसर लिख लेना है, इतना काफ़ी है। सच में आपको लग रहा होगा कि मैम मजाक कर रही है, मजाक नहीं कर रही, मैं सच में मजाक नहीं कर रही, एक लॉन्ग आंसर काफ़ी है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 लॉन्ग आंसर कर दीजिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बस मैं बस कह रही हूँ कि आप उस दौरान लिखने पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पेपर में भी जाके लिखना है, पढ़ने का एग्जाम नहीं है, लिखने का एग्जाम है। हाउ मच यू रेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ एफिशिएंटली कैन यू प्रोड्यूस ऑल दैट ऑन द पीस ऑफ पेपर इज what is going to get you marks, right? So learn how to do that, even for boards you need to do that. तो इसीलिए आप क्वेश्चंस को लिखना शुरू करिए, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, इफ यू हैव टाइम मे बी पिक अप 2 सब्जेक्ट्स, एक आंसर अपने एक स्ट्रीम के सब्जेक्ट का लिख दिया, एक कोई जनरल सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि इंग्लिश, राइट? हिंदी तो ऑप्शनल हो जाता है 11th-12th में, लेकिन इंग्लिश तो कंपलसरी ही रहता है ना, इंग्लिश ही कंपलसरी रहता है। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और ये चलेगा पूरा अक्टूबर तक। सेक्शनल टेस्ट आपको बढ़ा देने हैं, आपको हफ्ते में एक बार नहीं 2 बार सेक्शनल टेस्ट देने हैं। तो कोई भी दिन चुन लीजिए जहां पे आपके पास रिलेटिवली टाइम थोड़ा ज्यादा हो, स्कूल के अलावा, एनी डे ऑफ योर चॉइस एंड सैटरडे। ठीक है, एनी डे ऑफ योर चॉइस एंड सैटरडे, और अब बीच में कहीं रख लीजिए, नहीं तो मंडे ट्यूसडे में भी आपने 2-2 सेक्शनल टेस्ट दिए, मंडे को इंग्लिश का और लॉजिक का दे दिया, और ट्यूसडे को आपने लीगल का और कॉन्ट्स का दे दिया। ठीक है, यही हो गया, आप सेक्शनल टेस्ट हो गया। सैटरडे को आपको मॉक देना है, और उसी दिन आपको मॉक को एनालाइज भी करना है। संडे को आपको फिर से मॉक देना है, उन्हें भी एनालाइज करना है, उसे भी एनालाइज करना है। फिर सैटरडे का एनालिसिस और संडे के एनालिसिस को बैठ के साथ में एनालाइज करना है कि भाई जो गलतियां मैंने सैटरडे को की थी वो गलतियां मैंने संडे को तो रिपीट नहीं की, अगर वो गलतियां रिपीट हुई हैं तो मदद मांगनी है कि भाई ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, कैसे इसे इम्प्रूव करूँ। अगर कुछ नई गलती हो गई है, पुरानी रेक्टिफाई हो चुकी है, तो भी पूछना है कि ये नई गलती हो गई है, ऐसे कैसे सुधार सकता हूँ। पूरा सैटरडे संडे आपका मॉक एनालिसिस और मॉक में ही जाएगा। मॉक को आपको 2 से 4 ही देना है, मतलब दोपहर के 2 बजे से दोपहर के 4 बजे तक 2 घंटा बैठ के पेपर पे अच्छे से मॉक देना है। इससे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। whenever you take mock, make sure that you are doing it on a holiday at 2, between 2 to 4, because then you are in the zone, then your mind is trained to do that only। वो एग्जाम मोड में रहेगा 2 से 4 के बीच में, तो आप जब एक्चुअल एग्जाम के लिए अपियर होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, प्यास नहीं लगेगी, टॉयलेट नहीं जाना होगा, भूख भी नहीं लगेगी, डिस्ट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन आपका उसी टाइम पे टेस्ट के लिए प्रिपेयर होगा। ठीक है, अब आ जाता है नवंबर। दिसंबर में एग्जाम है, तो नवंबर आपका पूरी तरह से फ्लैट पे जाना चाहिए। अब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे हर सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के 2 पैसेज ईच, 2 पैसेज ईच फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, ये आपका रूटीन होना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट खत्म, अब आप सैटरडे मॉक देंगे, संडे मॉक देंगे, और ट्यूसडे पर मॉक देंगे। हफ्ते में 3 मॉक, मतलब महीने के कम से कम 12 मॉक। ठीक है, ये होना चाहिए नवंबर में। देखिए मैंने मॉक्स आपके अनगिनत नहीं किए कि रोज मॉक दो, रोज मॉक दो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मॉक देने का मतलब सिर्फ एक मॉक दे देना नहीं होता, मॉक के बाद एक दूसरी एक्सरसाइज है विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज द एनालिसिस। इफ यू जस्ट टेक एन एग्जाम एंड नोबडी इवैल्यूएट्स इट, देयर इज जस्ट नो पॉइंट, यू हैव वेस्टेड दैट पेपर, है ना। पूरी तरह से आपने वो एफर्ट, वो मॉक का बनाने में जो एफर्ट गया आपने वेस्ट कर दिया, और आपने कुछ भी नहीं सीखा। कैसे पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आया अगर आप उसे इवैल्यूएट नहीं करेंगे? कैसे पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव किया भी या नहीं अगर आप उसे इवैल्यूएट नहीं करेंगे? राइट, इसीलिए एक हफ्ते में 2, मतलब एक महीने में 12 से ज्यादा मॉक प्रैक्टिकली पॉसिबल होते ही नहीं। तो इसलिए मॉक पे एकदम से बिल्कुल धावा मत बोल दीजिए, रियलिटी में रहिए। मॉक के साथ साथ आप बाकी भी पैसेज हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिसिंग मोड में ही हैं। मॉक बस आपको एक क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस ऑफर करेगा। ठीक है, तो 12 मॉक कर दीजिए, फिर दिसंबर में तो आपका एग्जाम है। अब इसमें बोर्ड्स क्या करना है, बोर्ड्स को ठंडे बस्ते में नहीं डाल देना है। डू नॉट जस्ट कीप
द बोर्ड्स इन अ सेफ समवेयर, डू नॉट लेट इट गो कोल्ड। थोड़ा प्रैक्टिस में बने रहिए। मेरे ख्याल से नवंबर में कुछ वाइवा और ये सब भी, इसका भी थोड़ा सा सीन रहता है। अगर नहीं भी रहता है तो बोर्ड्स का थोड़ा पढ़ लीजिए, एटलीस्ट उतना तो पढ़ लीजिए जितना स्कूल में पढ़ाया। कुछ नहीं तो रिवाइज ही कर लीजिए, टेक वन सब्जेक्ट में भी रिवाइज अ चैप्टर और समथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, है ना। राइटिंग में समय ज्यादा जाता है, तो जस्ट उस समय आप रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिस बस रिविजन कर सकते हैं नोट्स को, फिजिक्स के नोट्स को, अकाउंटेंसी के नोट्स को। अकाउंटेंसी को तो प्रैक्टिस करना रहता है, बिजनेस की थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं, स्टैट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। मतलब बस बोर्ड्स को पढ़िए, बस रिवाइज करिए, नोट्स को रिवाइज करिए और लिखिए कुछ मत, प्रैक्टिस मत करिए। क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस का पूरा एनर्जी क्लैट पे लगा दीजिए। इस चीज को अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो दिसंबर में यू वुड बी एग्जाम रेडी, ठीक है। आप बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर कर आएंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आपने क्लैट दे दिया, अब आपने क्लैट को खत्म कर दिया, अब आपका क्लैट ओवर हो चुका है, अब आप पूरी तरह से फ्री हैं। ये जितना भी कॉम्प्रिहेंशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपने क्लैट की तैयारी के दौरान डेवलप किया, जहां पे आप रोज प्रैक्टिस करते थे, रोज फोकस करते थे, आपने उस नियम को टूटने नहीं दिया, यही कंसिस्टेंसी आपको बोर्ड्स में 90% तक ले जाएगी। क्योंकि अब आपको पढ़ने की आदत हो गई, अब आपको कंसिस्टेंट रहने की आदत हो गई, अब आप डिसिप्लिनेरियन बन चुके हैं। आपने इतने महीने खुद को ट्रेन करने में लगाए कि आप कंसिस्टेंट रहें, लगातार पढ़ते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अब आपको प्रैक्टिस की आदत हो गई, यही आदत आपको बोर्ड्स में बिल्कुल ऊंचाई पर ले जाएगी। अब आप पूरा का पूरा फोकस बोर्ड्स पे कर दीजिए, पूरा का पूरा फोकस। आप क्लैट की तरफ देखिए ही मत, बिल्कुल भी नहीं। आपने अच्छा ही किया होगा, ठीक है। अब आपकी जो बोर्ड्स की तैयारी होगी, पूरा जो 2-3 महीना जो आपको मिला है पूरी तरह से बोर्ड्स का है आपके पास, ठीक है। दिसंबर की शुरुआत में ही एग्जाम हो जाता है, जनरली फर्स्ट सेकंड वीक में एग्जाम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दिसंबर भी आपके पास रहता है। तो दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, चलो दिसंबर में प्री बोर्ड्स होते हैं, आप चाहें तो प्री बोर्ड स्किप कर दीजिए, वैसे तो नहीं करने चाहिए, इट इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस, है ना। तो प्री बोर्ड्स में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी हुआ तो कोई घबराने की बात नहीं है, प्री बोर्ड्स आर नॉट डिटर्मिनेटिव ऑफ एनीथिंग। जैसे मॉक्स मैं बता चुकी हूँ कि अगर मॉक में कम स्कोर आ रहा है तो इट इज नॉट डिटरमाइनिंग एनीथिंग, लैक ऑफ प्रिपरेशन, नो, इट इज जस्ट डिटरमाइनिंग कि आप में कुछ वीकनेसेस हैं, उन्हें समय रहते सुधार लीजिए, बस इतना ही है उसका काम, है ना। तो मॉक्स में अगर कम नंबर भी आए तो घबराने की कोई बात नहीं, याद रखिए कि आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो बोर्ड्स को पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पाए, विच इज फेयर, कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें आपको जो जो कमी आई, जहां जहां सब्जेक्ट में आपने पुअरली परफॉर्म किया, बस पढ़ डालिए, दिसंबर दे डालिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितना भी आपके पास टाइम है, वो कंसिस्टेंसी, वो मेहनत, लगातार घंटों घंटों बैठ के पढ़ने की जो आदत है, वो आपको सारी की सारी वीकनेस को ओवरकम करवा देगी। उस कॉन्फिडेंस के साथ, तो डिसिप्लिन के साथ जब आप अपने स्कूल के एग्जाम्स देंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कंपेटिटिव प्रेप नहीं होती, इट इज एक्चुअली योर लाइफ प्रेप। ये आपको जिंदगी के बहुत सारे अड़चन, बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स और मवाकों के लिए तैयार कर देती है, बहुत सारे। भाई जीवन को अगर एक डिसिप्लिन के साथ बिताया जाए, अगर आप सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिनेरियन हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात नहीं कर रही मैं, बिल्कुल वो फौजियों वाला नहीं है, वो तो नहीं हो सकता एक आम आदमी की जिंदगी में। बट डिस्पाइट दैट, if you have a particular schedule, even if you're sincere, even if you're dedicated towards what it is that you're supposed to do, चाहे वो आपकी स्टडीज हैं या कुछ भी और, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। सिंसियरिटी और डेडिकेशन कभी पीछे नहीं रोकता, बच्चे को हमेशा आगे ही बढ़ाता है। इट्स लाइक अ पुशिंग फोर्स, बिल्कुल गुलेल की तरह होता है वो, जितना डेडिकेशन और जितना सिंसियरिटी है वो पीछे उतना ही खींचेगा, उतना ही उसको पुश मिलेगा, उतना ही वो ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। तो ये 70, 80, 90% जो है क्लैट का, वो आपके बोर्ड्स में आपको सफर नहीं करने देता, वो आपको बोर्ड्स के लिए और ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंट और रेडी कर देता है। इस तरीके को अपनाइए जरूर, ये आपके काम आएगा, ठीक है। और ये आपके काम आएगा, ये आपको हर जगह दिख जाएगा, स्कूल में भी दिख जाएगा, आप घबराएंगे नहीं और सब चीज आराम से हो जाएगी। मुझे पता है मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करिए, है ना, जस्ट ट्राई। कुछ स्टडी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, विच यू माइट जो आपके काम आएंगे, विच माइट प्रूव रियली हेल्पफुल। सबसे पहले तो 90 मिनट स्प्रिंट,
अब आपने बहुत सुना होगा कि एक एवरेज ब्रेन 30 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, 45 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। आपकी एज में 90 मिनट तक फोकस हो सकता है। ठीक है, तो आप शुरुआत में ट्रेन करना पड़ता है खुद को, लेकिन हो सकता है। बट भी मतलब आप अपने आप को ट्रेन करते रहिए। एवरीबडी हैज देयर ओन फोकस और टाइम स्पैन और अटेंशन स्पैन रादर। तो 90 मिनट तक एक एवरेज बच्चा आपकी एज में भी फोकस कर लेता है। अगर आपका और थोड़ा कम है तो फिर उसे बढ़ाने की कोशिश करिए। कीप योर सेल्फ फोकस्ड नो मैटर वॉट फॉर एटलीस्ट एन आवर। ठीक है, तो 90 मिनट्स के बाद आप ब्रेक ले लीजिए और उस ब्रेक में आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। मतलब डोंट डू एनीथिंग, डोंट वॉच एनीथिंग, इंस्टाग्राम पे मत जाइए। तैयारी के दौरान फोन को थोड़ा साइड ही रखिए, अनलेस एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। डू नॉट डू नॉट डू एनीथिंग ऑन फोन, मतलब स्पेशली इंस्टाग्राम। देखो ऐसा है, क्लैट पूरा का पूरा अटेंशन और फोकस डिमांड करता है। ठीक है, क्लैट का पैटर्न ही इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि आजकल फास्ट एंटरटेनमेंट का जमाना है। किड्स वांट क्विक एंटरटेनमेंट, उन्हें डोपामीन रश चाहिए, तुरंत चाहिए, जो उनके फोकस को, अटेंशन को बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है, जिस वजह से अच्छे लॉयर्स नहीं बन सकते, वो अच्छे जजेस नहीं बन सकते। सोचो एक डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति किसी की जिंदगी मौत का निर्णय कैसे ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता, है ना। तो सोचने वाली बात है, इसीलिए ये पैटर्न चेंज किया गया कि वो पूरा का पूरा जो चंक है, जो फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, उसको वो शेफ आउट हो सके, वो छलनी से स्ट्रेन हो सके फिल्टर की तरह। ठीक है, और जो फोकस्ड होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, वो अपने आप ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो यही, अगर आप इंस्टाग्राम को लगातार अपने जीवन का अंग बनाए रखेंगे क्लैट की प्रिपरेशन के दौरान भी, तो मान के चलिए फिर आपकी सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी। एक तरफ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भाई मेरा फोकस बने, अटेंशन बने, दूसरी तरफ आप अपने आप को क्विक एंटरटेनमेंट के साधन दे रहे हैं। तो मेरी मानिए तो डिलीट कर दीजिए, है ना। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर एक बहुत बेहतरीन कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो फिर से बना लीजिएगा अकाउंट, राइट। नहीं तो अकाउंट तो बना ही रहता है। जस्ट डिलीट दी ऐप, डोंट डिलीट दी अकाउंट, जस्ट डिलीट दी ऐप इफ यू कैन डू इट। अगर आप वाकई इतना डेडिकेटेड है अपने जीवन में कि आप आगे पहुंचना चाहते हैं, जीवन में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, सोचने वाली बात है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। जब मैं स्कूल में थी तो एक शाम की तरफ बहुत कुछ आता था। आई हैड अ डिफरेंट एंटरटेनमेंट मॉड्यूल उस टाइम पे, है ना। मेरे समुराई के वीडियो गेम्स हुआ करते थे, मारियो वगैरह मेरी ही जनरेशन के गेम्स हैं, आपकी जनरेशन के नहीं। मारियो, कॉन्ट्रा, अलेक्जेंडर, पता नहीं क्या क्या, है ना। और मेरी मॉम, हम बहुत, शी वाज क्वाइट डिसिप्लिनेरियन, और वो बच्चों को ना एक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल में रखती थी। वी यूज टू स्लीप बाय 8, और मेरा ये शेड्यूल था 11वीं क्लास तक। 8 बजे तक सो जाते थे हम, 8 बजे तक सो जाते थे, सुबह उठ जाते थे, है ना। फिर वो असेंबली में वो जो बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ कभी नहीं हुई। खैर, अंडर रेस्ट होते हैं वो, जनरली यही होता है सिचुएशन। खैर चलो, लेट्स नॉट गो देयर। तो मुझे आज भी याद है कि जिस टाइम पे पढ़ना होता था उस टाइम पे पढ़ना ही होता था। शी हैड मी इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज, सिंगिंग क्लास होती थी मेरी, ये होता था, ये होता था। तो कुछ कई बार ना मुझे कुछ देखना होता था। फॉर एग्जाम्पल शाम के 6 बजे डिज्नी आवर आता था, मुझे वो देखना होता था। बट उनको 6 बजे मुझे पढ़ने बैठा देना होता था, होमवर्क। मत तो 6 बजे होमवर्क होता था, 6 से 7 पे होमवर्क करती थी, फिर 7 से 8 डिनर होता था, डिनर के टाइम पे फिर उसके बाद हम सो जाते थे। तो एक ही घंटा होमवर्क करते थे, 6 बजे डिज्नी आर आता था। अब उनको लगता था कि अभी डिज्नी आर देखने लगे तो होमवर्क नहीं कर पाएंगे, फिर सोएंगे कब, फिर खाएंगे कब, है ना। बाकी पूरा दिन खेलने वेलने में जाता था। उस टाइम पे एक्चुअली एक्स बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स हुआ करते थे। ये सब कम होता था ही नहीं, फोन ही नहीं था, मोबाइल फोन ही नहीं था। तो उस समय मैं सोचती थी यार कैसी सी मॉम है मेरी, मुझे टीवी नहीं देखने देती, टेलीविजन नहीं देख पाते थे इसलिए हम, टेलीविजन नहीं देखने देती, और डेक्स्टर नहीं देखने देती, जेटसन्स नहीं देखने देती, फ्लिंटस्टोन्स आता है वो रात में आता था, वो नहीं देखने पाती थी मैं, क्योंकि वो रात में आता था 9 साढ़े 9 बजे। तो मैं बहुत नाराज हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी। संडे को जो देख पाते थे वो देख पाते थे, कई बार वो भी नहीं देख पाते थे। आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, तुम्हें पता है, टेलीविजन पे एवरी cartoon show that I may have missed during my childhood years is available right now and I'm free to watch it। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो नौकरी की होड़ है, अब तो आप इतना व्यस्त हैं कि आपको इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट राइट। यू कैन डू इट। मैं अभी कर सकती हूँ, मेरे पास एक्चुअली टाइम है, और मुझे अब टोकने वाला कोई नहीं। मैं पूरी रात फ्लिंटस्टोन्स देख सकती हूँ अगर मेरा मन करे, पूरी रात मैं समुराई जैक देख सकती हूँ। आई कैन बिंज एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग।
मेरे ऊपर अब कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई डिसिप्लिन, कोई शेड्यूल नहीं, कुछ भी नहीं इम्पोज करने वाला। मैं अपनी वो जिंदगी जी चुकी, और वो चीजें जो मैं मुझे लगता था कि मैंने अभी मिस कर दी, वो कभी नहीं आएंगी, वो आज बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। उनको मैं वैसे ही इंजॉय कर रही हूँ। इनफैक्ट अब मैं उन्हें ज्यादा इंजॉय कर पा रही हूँ कि मुझे अब वो बेटर समझ आ रही हैं। उस समय तो मुझे बस वो कार्टून उछलते कूदते दिखते थे, खास कुछ समझ भी नहीं आता था। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपकी जनरेशन में सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर आज मजा नहीं किया तो भविष्य तो फिर नौकरी की होड़ में और स्टेबिलिटी को उस करने में निकल जाएगा। जवानी में ये सब करना आसान होता है। व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू हैव यूथ, तब ये मेहनत, तब ये स्ट्रगल मुश्किल नहीं लगती, और ये करनी ही पड़ती है। जीवन के एक फेज में ये करनी ही पड़ती है। तो आप वो फेज चुन लीजिए, या तो वो अब है या फिर वो बाद में बुढ़ापे में है, जब शरीर बूढ़ा हो चुका है, ढल रहा है, एनर्जी कम है, हौसला कम है, हिम्मत भी कम है। अब जब सब कुछ भरपूर है तो मेहनत कर लो, रिजल्ट भी बेटर आएगा। और जो भी तुम में लग रहा है कि तुम मिस कर रहे हो, वो सब कुछ अवेलेबल होगा, बेटर होगा। जो टेक्नोलॉजी तब नहीं थी वो आज है। जो चीज मुझे लगता था मैं मिस कर रही हूँ, वो आज के दौर में बेटर तरह से अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन अ वे बेटर फॉर्मेट। सोचिए, तो कुछ भी मिस नहीं होता। जो भी चीज आपको लगता है कि अब मैं आज नहीं करूंगा तो कल, कल और बेहतर तरह से कर पाएंगे। इसीलिए आज का टाइम अपनी पढ़ाई में दे दीजिए। सेक्शनल टेस्ट कोशिश करिए कि आप रात की तरफ दें। रात में थोड़ा सा सोने का प्रेशर होता है ना, कि नींद आ रही है, तो प्रेशर जो होता है वो आपको ट्रेन करता है टू reason under pressure. So if you do it at night, your mind will start getting trained that I have to, reason under pressure. For some reason night में थोड़ा relax कम होते हो आप, pressure होता है थोड़ा सा। ओके, मेमोरी मैट्रिक्स को ध्यान रखिए। पीछे के कंटेंट की तरफ चाहिए, बैकग्राउंड की तरफ चाहिए। मेमोरी का जो रिटेंशन है वो तभी होता है जब आपके दिमाग में बैकग्राउंड होता है, जब आप कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो चाहे वो क्यूआई हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो लीगल हो, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िए तो आपको बेटर समझ आएगी, याद भी रहेगी। एक शाम पूरे हफ्ते में अपने आप को रेस्ट दे दीजिए। किसी भी दिन की एक शाम चुन लीजिए और उस शाम आप कुछ नहीं करेंगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पढ़ाई किताब ही मत खोलिए, ना स्कूल की ना क्लास की। अगर आप ऐसा कर सकें तो ठीक है, कुछ करिए जो आपको अच्छा लगे। अगेन इंस्टाग्राम मत देखिए, इंस्टाग्राम तो हटा ही दीजिए अपने उससे, जीवन से हटा दीजिए जब तक कि कॉलेज नहीं निकलता। अच्छा सा कुछ खाइए पीजिए, कुछ देखना है टीवी पे टेलीविजन पे देख लीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, बाहर निकल जाइए, है ना। पढ़ाई मत कीजिए, जल्दी सो जाइए। सो दीज आर सम ट्रिक्स दैट वुड हेल्प यू अलॉट। बाकी अगर किसी भी तरह की और कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए, आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।